सतत पोषणीय विकास पर अब हम एक केस अध्ययन करेंगे। जैसे हमने बरमौर क्षेत्र के बारे में केस अध्ययन किया था, इसके बारे में भी हम केस अध्ययन करेंगे। और ये केस अध्ययन राजस्थान का है, इंदिरा गांधी नहर कमान केंद्र के बारे में। इंदिरा गांधी नहर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ये भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में एक है। कंवर सेन द्वारा संकल्पित ये नहर 9060 किलोमीटर लंबाई है इसकी। पंजाब के हरिके बांध से निकलती है और थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समानांतर या पैरेलल चलती है। ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई में ये सुविधा प्रदान करती है। तो बहुत बड़ा कमांड एरिया है, बहुत लंबी नहर है ये। अब इस नहर के बारे में चलिए हम आगे बात करते हैं। नहर का 70% प्रवाह जो है नहर तंत्र यानी फ्लो इरिगेशन से होता है। फ्लो इरिगेशन का मतलब है कि इरिगेशन जो हो ग्रेविटी के प्रभाव से हो, ऊपर की हाइट से पानी नीचे आए। बाकी 30% जो है लिफ्ट तंत्र से होता है। लिफ्ट तंत्र में क्या होता है? लिफ्ट तंत्र में पानी को पंप से ऊपर उठाते हैं, तो पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है लिफ्ट इरिगेशन में। ये फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन के बीच का डिफरेंस है। इस इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इसके 2 चरण थे और 2 कमान क्षेत्र थे। चरण 1 का कमान क्षेत्र था गंगानगर, हनुमान नगर, बीकानेर जिले का उत्तरी भाग। ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जैसा भूतल है। 5.53 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र है ये। चरण 2 जो है वो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चुरू जिलों का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का जो एरिया है वो 14.10 लाख हेक्टेयर का है। ये जो इलाका है ये बालू टिब्बों वाला मरुस्थल वाला इलाका है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसा कि आप जानते हैं, ये रेगिस्तान में है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। पानी की काफ़ी कमी थी यहाँ पर, कृषि आसानी से नहीं हो सकता था। बहुत ही शुष्क इलाका है ये। तो इस नहर में क्या किया गया था कि जो लिफ्ट नहरें हैं, लिफ्ट इरिगेशन वाली नहरें हैं, वो बाएं किनारों में हैं और दाएं किनारों में प्रवाह नहर तंत्र, फ्लो इरिगेशन वाली नहरें हैं। इस तरह से इसे बनाया गया था। चरण 1 सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। चरण 2 की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। अब इस नहर ने, ये बहुत ही शुष्क क्षेत्र था, रेगिस्तान मरुस्थल का इलाका था, इस पूरे क्षेत्र को इस नहर ने बदल दिया है। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज सबको बदल दिया है। इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है इस नहर ने। लंबी अवधि तक पानी और नमी उपलब्ध होने के कारण यहाँ वनीकरण बढ़ा है। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, जमीन हरी भरी हो गई है। वायु अपरदन और बालू निक्षेण, जो विंड इरोजन और सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम करते हैं, ये धीमी पड़ गई है। लेकिन जो सघन सिंचाई है, इंटेंसिव इरिगेशन है, इसके कारण और भी प्रॉब्लम्स हुए हैं। मृदा लावणता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस क्षेत्र में। तो जो सॉइल है वो सेलाइन हो गया है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे मृदा लावणता कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी पर्यावरणीय समस्या है जो उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उपज बहुत कम हो गई है कई इलाकों में फसल की, चूँकि सॉइल जो मिट्टी है उसमें नमक आ गया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और भी डिटेल में। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था तो रूपांतरित हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। कृषि के अंतर्गत जो भूमि है वो बढ़ी है, फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। पहले यहाँ की पारंपरिक फसलें थी चना, बाजरा, ज्वार आदि, जिसमें पानी कम लगता था। अब यहाँ गेहूँ, चावल, कपास, मूंगफली आदि फसलों का फसल लगा रहे हैं। इससे पानी का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सघन सिंचाई का परिणाम है, इंटेंसिव इरिगेशन का परिणाम है। निसंदेह सघन सिंचाई के कारण कृषि और पशुधन उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में बहुत वृद्धि हुई है।
लेकिन इस वृद्धि के साथ साथ जल भराव यानी वाटर लॉगिंग और मृदा लवणता जो सॉइल सैलिनिटी की हमने बात की थी, इनकी समस्याएं भी उभर कर सामने आई है। तो लंबी अवधि के दौरान जो भी ये इंदिरा गांधी कैनाल है और इससे कृषि पर जो भी प्रभाव पड़ा है, इससे सतत पोषणता पर काफ़ी सवाल उठे हैं कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं। पानी तो आपने उपलब्ध करा दिया, क्षेत्र हरा भरा हो गया, लेकिन पर्यावरण पर इसका बहुत गहरा और गलत प्रभाव पड़ा है। अब हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय उसके बारे में बात करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के संदर्भ में। तो विद्वानों ने बड़ा अनुसंधान किया इस विषय में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पर, और अनुसंधान के बाद उन्होंने कई सारे उपाय बताए सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने कहा कि पर्यावरण का बड़ा निम्नीकरण हुआ है इस पूरे क्षेत्र में, इसलिए सतत पोषणता के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय विकास पर बल देना पड़ेगा, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। और उन्होंने कुल 7 उपाय बताए, जिसमें 5 पारिस्थितिकीय विकास पर केंद्रित थे। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, ये पारिस्थितिकीय विकास के बारे में। पहला उनका सुझाव था कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना, जो भी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। चरण 1 का जो कमान के केंद्र है उसमें प्रोटेक्टिव या रक्षण सिंचाई करना। चरण 2 में एक्सटेंसिव इरिगेशन या विस्तारित सिंचाई कर सकते हैं। चूंकि चरण 1 ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, थोड़ा पहाड़ी रास्ता भी है, इसलिए वहाँ प्रोटेक्टिव इरिगेशन ज़रूरी है। चरण 2 में कृषि के लायक थोड़ी ज़मीन है, मरुस्थल का इलाका है लेकिन कृषि के लायक ज़मीन है, इसलिए एक्सटेंसिव इरिगेशन कर सकते हैं। ये उनका पहला उपाय था कि किस तरह से सिंचाई की जाए। दूसरा उपाय था कि इन क्षेत्रों में किस तरह के फसल बोए जाएं। तो उन्होंने कहा कि जो भी फसल है जिसमें जल का बहुत प्रयोग होता है वो इन इलाकों में नहीं होना चाहिए, जैसे गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल आदि हर जगह बोए नहीं जाने चाहिए। किसानों को प्लांटेशन क्रॉपिंग करनी चाहिए। बागाती कृषि के अंतर्गत उन्हें खट्टे फलों की सिंचाई करनी चाहिए, ऑर्चर्ड्स लगाने चाहिए। इसमें पानी का प्रयोग कम होता है और पर्यावरण का जो भी नुकसान है, निम्नीकरण है, वो रुकेगा इससे। तीसरा सुझाव ये था कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का किया जाए, भूमि को समतलन किया जाए, वारबद्दी पद्धति जो होती है, नहर के जल का समान वितरण किया जाए, तो जल का नुकसान नहीं हो इस इलाके से। अगर जल का नुकसान नहीं होगा तो जल का प्रयोग अच्छी तरह से हो सकता है। तो अब पहले 3 सुझाव एक बार फिर हम देख लेते हैं। पहले सुझाव में किस तरह की सिंचाई करनी चाहिए, इस पर बल दिया गया। दूसरे सुझाव पे किस तरह की फसल उगानी चाहिए, इस पर सुझाव दिया गया। तीसरा सुझाव ये था कि पानी का नुकसान नहीं करना चाहिए। चौथा सुझाव था कि वाटर लॉगिंग जो होती है, जलाक्रांति, और जो सैलिनिटी है, मृदा लावणता है, इसको कम किया जाए। पांचवा सुझाव भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा आवश्यक था। ये पांचवा सुझाव ये था कि वनीकरण करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, वृक्षों का जो रक्षण मेखला है, शेल्टर बेल्ट बनाना चाहिए, और चारागाह विकास करना चाहिए। अब ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है? शेल्टर बेल्ट होता है चारों तरफ पेड़ लगाना। इन पेड़ लगाने से जो हवा चलती है ये मरुस्थल के इलाके से, इससे फसल बची रह सकती है। तो ये चरण 2 जो है, यहाँ का पर्यावरण जो है बहुत भंगुर है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये शेल्टर बेल्ट होना, इको डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है ये। ये 5 जो थे पर्यावरण से जुड़े हुए सुझाव थे। छठा और 7वां सुझाव जो था वो सामाजिक सुझाव था। छठा सुझाव था कि सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब जो भी निर्धन किसान हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाए, संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल सहायता उपलब्ध की जाए, कृषि के लिए उन्हें अच्छे बीज दिए जाएं, खाद दी जाए,
इससे उनका विकास हो सकता है। नहीं तो उनको अगर ज़मीन दे देंगे लेकिन ज़मीन को विकास करने के लिए, फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं देंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सातवां जो उपाय था, सातवां सजेशन था जो इस कमिटी का, वो था कि मात्र कृषि और पशुपालन से क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास नहीं हो सकता। इससे सतत पोषणीय विकास नहीं हो सकता। केवल कृषि और पशुपालन काफी नहीं है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, विविधीकरण होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए यहाँ पर, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो कृषि और पशुपालन है, इससे इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, डाइवर्सिफाई होगी, विविध होगी। ये बड़ा आवश्यक है। नहीं तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की हमने जो बात की, पर्यावरण की निम्नीकरण की, वो हमेशा एक खतरा बना रहेगा इन इलाकों पर। एक और सजेशन उन लोगों ने दिया, उपाय बताया कि जो गांव हैं, जो कृषि सेवा केंद्र हैं, जो मंडी कस्बे हैं, इन सबको इंटीग्रेट करना चाहिए, इन सब के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि मिलजुल के ये फसल उगाएं, फसल को बेचें, फसल को प्रोसेस करें, और भी कार्य करें। जो पशु पालन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो बाजार पे उनका जो भी सामान है वो बिके अच्छे अच्छे भाव में। तो ये सातों उपाय थे, और इन सातों उपायों से सतत पोषणीय विकास इंदिरा नगर कैनाल में भी हो सकता है। तो इसके साथ ही ये अध्याय खत्म होता है। इस अध्याय में हमने कई चीज़ों पर बात की। हमने प्लानिंग या नियोजन के बारे में बात की। प्लानिंग ज्योग्राफिक होता है, टारगेट एरिया रिलेटेड होता है, टारगेट ग्रुप रिलेटेड होता है, इस पर बात की हमने। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात की। हमने सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात की कि कैसे सूखा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इन सब में विकास हुआ, कैसे सिंचाई की सेवा उपलब्ध कराई गई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, रोजगार बढ़ाया गया, बिजली पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इन सब क्षेत्रों में हमने डिटेल में पढ़ा ये। इसके अलावा हमने केस अध्ययन किया भरमौर क्षेत्र के बारे में कि भरमौर क्षेत्र में कैसे प्रगति हुई। क्षेत्र के लोग कितने गरीब थे, लेकिन दोनों आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ इस क्षेत्र में। इसके बाद हमने सतत पोषणीय विकास के बारे में बात की। विकास अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था अगर बढ़े, आर्थिक विकास बढ़े, लेकिन समाज आगे नहीं बढ़े, पर्यावरण में नुकसान हो, तो इस तरह का विकास सही नहीं है। इसलिए सतत पोषणीय विकास पर आज काफ़ी बल है, काफ़ी जोर है। पहले केवल आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता था। और सतत पोषणीय विकास की परिभाषा भी हमने सीखी। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि एक ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। तो ये हमने इसकी परिभाषा सीखी। इसके बाद हमने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का केस अध्ययन किया। ये बड़ी लंबी नहर है, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहर राजस्थान में है। लेकिन इस नहर के बनने के बाद पूरा एरिया हरा भरा बन गया, पूरा क्षेत्र, किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन इस फ़ायदे के साथ साथ काफ़ी सारे नुकसान भी हुए। पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ, सॉइल सैलिनिटी, जो मृदा लवणता कहते हैं, वो बढ़ी, जल भराव बढ़ा। इसके बाद इसी एरिया में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के 7 उपाय हमने सीखे, जो विद्वानों ने बताए हैं। 5 उपाय इसमें से पारिस्थितिकीय पोषणता पर केंद्रित थे, और 2 उपाय सामाजिक विकास पर केंद्रित थे। तो इसके साथ साथ ये पूरा अध्याय खत्म होता है। इस अध्याय के बाद के अंत में कुछ सवाल हैं। इस सवाल के विषय में भी हम अब चर्चा करेंगे।